ओके। हमारे जो कोर्स का नाम है वो है एडवांस एल्गोरिदम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और इस कोर्स को आज के दिन हम ये देखेंगे कि पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये है क्या चीज़, और कहाँ इस्तेमाल होगा, और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ये 3 सवालों के जवाब लेंगे: व्हाट, वाई एंड वेयर। इस कोर्स मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस पूरे कोर्स में होगा क्या। यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। यहाँ पे कुछ जो टाइटल्स दिए हुए हैं या ये हेडिंग्स दी हुई हैं, ये पूरी किताब के हवाले से हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो टॉपिक दूंगा वो सिर्फ इस लेक्चर के हवाले से होंगे। यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मॉडर्न एल्गोरिदम, डिफरेंट वेरिएंट्स। डिफरेंट वेरिएंट्स का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ इसके एंगल से देखेंगे कि हम किस तरीके से एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्यूरेसी के हवाले से बात होगी कि एल्गोरिदम की एक्यूरेसी क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है, और इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। कंपेयरिंग एफिशिएंसीज़, और मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसीज़ को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, मैच कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से मोटिवेशन थिंकिंग, न्यू एल्गोरिदम हम कैसे बनाएं, वो उसी वक्त होगा जब हम मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ ये। अब एडवांस डिज़ाइनिंग टेक्निक्स क्या हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। बेशक ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। और शायद आप यही कहेंगे कि ये सब्जेक्ट, ये जो कोर्स है सबसे ज़्यादा आसान यही था। तो चलते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट द आर्ग्यू एंड प्रूव करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम। यानी जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप एक आर्ग्यू कर सकेंगे कि ये एल्गोरिदम जो है गिवन ये करेक्ट है या नहीं है, उसको प्रूव भी कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब आप डिबेट करेंगे तो विद रेफरेंस बात करेंगे। ड्राइव एंड सॉल्व मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसको पढ़ने के बाद आप मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकेंगे। रीजनिंग व्हेन एन एल्गोरिदम कॉल सर्टेन अप्रोच, आप जो मुख्तलिफ अप्रोच हैं एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, उनको रीजनिंग भी कर सकेंगे, किस अप्रोच को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और किस अप्रोच को हमें छोड़ देना चाहिए। एनालिसिस एवरेज एंड वर्स्ट केस रनिंग टाइम, ज़्यादातर हम दो, वैसे 3 होती हैं, एक बेस्ट केस होती है उसको स्टडी नहीं किया जाता, जबकि जो स्टडी करेंगे वो है एवरेज केस और वर्स्ट केस, इसको हम एनालाइज करेंगे। इंटीग्रेटिंग अप्रोच इन डायनामिक एंड ग्रीडी एल्गोरिदम्स, ये दो लेटेस्ट किस्म की टेक्निक्स हैं। अभी लेक्चर के एंड पे हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे। जी, कोई कोई मसला है तो बता दीजिएगा। यूज़ ए ग्राफ थ्योरी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट में चैप्टर नंबर 6 होगा, ग्राफ थ्योरी के हवाले से वहाँ पे बात होगी और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि किसी हमने डोमेन को लेना है, लेट से मैं इमेज प्रोसेसिंग को चाहूँगा कि इमेज प्रोसेसिंग के जो एडवांस एल्गोरिदम्स हैं या कंप्यूटर विजन के हैं या रोबोटिक्स के हैं, रोबोटिक्स किस तरीके से काम करती है, इमेज प्रोसेसिंग के जो एल्गोरिदम हैं हम उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। एल्गोरिदम के इस कोर्स में सिर्फ हम मैथमेटिकल पढ़ने की बजाय कोई रिसर्च के हवाले से, क्योंकि आपकी फ़ील्ड अब आप एमफिल में आ गए हैं, मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री लेने जा रहे हैं, तो हमने ऐसे कोर्स, इस कोर्स के साथ साथ उन एल्गोरिदम्स को डिस्कस करना है जो कि लेटेस्ट आजकल न्यूरल नेटवर्क चल रहा है, डीप लर्निंग चल रही है, या मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स का फ्यूचर है कि आने वाले दिनों में चीज़ें ऑटोमेट होंगी, रोबोट्स के ज़रिए चलेंगी। और रोबोट्स के ज़रिए यानी ऑटोमेटेड कार है वो भी इमेज प्रोसेसिंग के साथ होगी, या रोबोट्स बनेंगे वो भी इमेज प्रोसेसिंग के साथ होंगे। तो कंप्यूटर विजन है यानी ऑटोमेटिकली कोई डिसीजन मशीन लेती है वो किस तरीके से लेती है, उनके एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक्स इन्हीं को, ये जो सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, आज भी हम सर्चिंग कर सकते हैं, कर रहे हैं बल्कि। और न्यू न्यू आपके पास मेथड आ रहे हैं सर्च करने के और डेटा को स्टोर करने के। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जब आप गूगल करते हैं तो वो गूगल के पास डाटा इस तरीके से पड़ा हुआ है कि वो आपको वीडियो डाटा भी शो करवाता है, टॉप पे 2-3 लिंक्स आपको वीडियोस के दे देता है, फिर 2-3 लिंक्स आपके पास टेक्स्ट, पीडीएफ, पावर पॉइंट और ऑडियो, मुख्तलिफ फॉर्मेट में डाटा पड़ा हुआ है, वो आपको
सजेशन दे रहा होता है। और ये सर्च कैसे करके आ जाता है कि टेक्स्ट डेटा को कैसे सर्च करके आ जाता है, और ऑडियो डेटा को कैसे सर्च करके आ जाता है, वीडियो डेटा को कैसे सर्च करके आ जाता है। क्या इसके लिए उन्होंने कोई पॉलिसी बना रखी है? क्या इनको सेव करते हुए ऑटोमेटिकली, लेट्स से कि जब आप कैमरे से इमेज लेते हैं तो इमेज लेते के साथ ही कुछ चीज़ें बैकग्राउंड पर सेव हो जाती हैं। जो आपने इमेज ली है वो आपका डाटा है। लेट्स से आपने अपने दोस्त की इमेज ली है, वो अहमद है, उसकी आपने इमेज ली है, अहमद का जो इमेज है वो आपके लिए डाटा होगा। लेकिन इस डाटे के पीछे अबाउट डाटा जो है वो कंप्यूटर ने खुद ले लिया है या उस कैमरे ने खुद ले लिया है। लेट्स से कि आपने किस टाइम पर ये इमेज ली थी, ये जो टाइम है ये उस डाटे के हवाले से इंफॉर्मेशन है। किसने इंफॉर्मेशन ली, किस हार्डवेयर के ज़रिए आपने वो तस्वीर को स्केच स्नैप किया है। तो जैसे ही आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो वो बताएगा कि ये कैनन का है या एचपी का है या ये कॉम्पैक्ट का कैमरा था जिससे ये तस्वीर ली गई थी, इस टाइम पर ली गई थी, इस सेकंड पर ली गई थी, इसका एडमिन ये था, या इसका जो जिसने इसको क्रिएट किया है उसका नाम ये था। तो ये वो, और जीपीएस के ज़रिए वो लोकेशन भी ले लेता है कि इस लोकेशन पर जो है ये इमेज ली गई थी। तो ये वो इंफॉर्मेशंस हैं, ये है डाटा अबाउट डाटा। अब इस डाटा अबाउट डाटे को इस्तेमाल करके सर्च इंजन जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है या क्यूरी है उसको इंटरटेन करता है। ये जो सर्चिंग की टेक्निक्स है और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुई कैसे है, हो सकता है हम एक दो इसके एल्गोरिदम भी देख लें, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होंगे जिनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर ही नहीं कर सकते होंगे। फिर हमने क्या किया है कि इन एल्गोरिदम्स को उनकी क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे पी क्लास है पोलिनोमियल कहलाती है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एनपी कंप्लीट, इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम्स हैं, इनकी क्लासेस में हमने कैसे डिवाइड होती रहेगी। ये जैसे ही मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे बात की थी कि हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और इसमें 3 चीज़ों के हवाले से बात होगी, व्हाट, वाई एंड वेयर, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टुडे आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, डिज़ाइनिंग टेक्निक है और मॉडल कंप्यूटेशन यानी कंप्यूटेशनल मॉडल है कि हम एल्गोरिदम पूरी सिर्फ एल्गोरिदम नहीं बल्कि एल्गोरिदम के इस पूरे कोर्स के अंदर हमने इसी मॉडल को इस्तेमाल करना है। ये मॉडल क्या है, जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम उसी मॉडल पर रहते हुए यानी उस फ्रेमवर्क में उस डोमेन के अंदर रहते हुए जितनी भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब ये जो मॉडल है ये अभी जब हम बनाएंगे, किसी चीज़ के बारे में स्केच का होना, किसी चीज़ के बारे में बाउंड्रीज अगर आप किसी चीज़ की डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्लासेस आप उसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं तो उसको मॉडल कहते हैं। और ये जो एल्गोरिदम कंप्यूटेशनल या एल्गोरिदम एक्चुअली कंप्यूटेशन करता है और ये जो कंप्यूटेशन का मॉडल है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना पावरफुल है और इसमें ड्रॉबैक्स कितने हैं और इन ड्रॉबैक्स होने के बावजूद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, इसको देखेंगे आज के लेक्चर में। अब ये लिखा हुआ है एल्गोरिदम एज ए टेक्नोलॉजी। ये एल्गोरिदम जो है ये खुश्क मजमून, ये सिर्फ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इसको ना पढ़ने का नुकसान ये होता है कि हम मार्केट से दूर हट जाते हैं और हम कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और मार्केट के अंदर 4 प्रोग्रामर बैठे हुए हैं और आपने एल्गोरिदम की टेक्निक्स को डिस्कस नहीं किया हुआ, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को नहीं देखा हुआ, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को नहीं देखा हुआ, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में जिस तरीके से आती रहती हैं, इसी तरीके से एल्गोरिदम्स या एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के प्लेटफॉर्म भी मार्केट में आते रहते हैं। अगर हम उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, जो काम हमने हफ्ते में करना था वो घंटों या मिनटों में हो जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो जो काम आपने मिनटों या घंटों में करना था उसके लिए आप महीना लगाएंगे, और अगर महीना लगा रहे हैं तो उस पर जो महीने की कॉस्ट है, यानी एक काम घंटे में होना था आपने उसको 30 दिनों में किया है, 30 दिन ज़रब 24 अगर आप करेंगे तो घंटे, इतना घंटे आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है।
और जब ये एनर्जी वेस्ट होती है और आपको वो कीमत नहीं मिलती आपकी मेहनत की, तो साफ ज़रा है कि मायूसी बढ़ती है और फिर आप उस टास्क को करने की बजाय उससे दूर हटते हैं, और जब मायूसी आती है तो फिर ख़ुदकुशी का भी दिल करता है। तो एल्गोरिदम, अगर हमने ये एल्गोरिदम का कोर्स पढ़ा हुआ होगा तो इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम, साफ ज़रा है कि ये जो मैं बातें बता रहा था कि ये एल्गोरिदम की इम्पोर्टेंस ये थी। डिफरेंस इन यूज़र्स एंड डेवलपर्स, ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने पर आपको पता है कि यूज़र्स कौन होते हैं और डेवलपर्स कौन होते हैं। जो डेवलपर होता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो यूज़र है वो किन चीज़ों को देख रहा होता है। साफ ज़रा जो यूज़र है वो आसानियाँ चाहता है, वो अपने लिए ऐसा इंटरफेस चाहता है, यानी जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की बुनियादी असूलों को फॉलो करते हों। लेट्स से कि कोई रिस्पॉन्स टाइम अच्छा चाहता है, कोई डिस्प्ले अच्छा चाहता है, कोई जीयूआई आपकी अच्छी होगी, कोई, ताकि सिस्टम के साथ जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, वो गूगल का है, वो कंप्यूटर का है, आपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, हार्ड डिस्क इस्तेमाल करनी है, प्रिंटर इस्तेमाल करना है, स्क्रीन इस्तेमाल करनी है, कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज के लिए जो जीयूआई दी हुई है वो विंडो है, और विंडो की जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उसका जो डेस्कटॉप है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं, सीडी ड्राइव में आप पहुंच जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय एल्गोरिदम, किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो है इससे सॉल्व हो सकते हैं, इनको हमने देखा। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन को देखने के लिए। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम है क्या? ए कंप्यूटर एल्गोरिदम इज़ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड। मैं ये 3-4 लाइनें इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किताब को हमने किस तरीके से पढ़ना है। अभी मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ए कंप्यूटर एल्गोरिदम इज़ ए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ इम्पोर्टेंट है वो डिटेल्ड का एक लफ्ज़ है। इस डिटेल्ड के लफ्ज़ का मतलब क्या है? एक तो ये है कि आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी। जब फंक्शन की डेफिनेशन करते थे वहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आती थी, लेकिन वहाँ पर ये डिटेल का लफ्ज़ नहीं आता था। सिंपली आप कहते थे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम वो थी। लेकिन अब यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर आपने एल्गोरिदम बनाना है तो एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी वो कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट होने के साथ साथ उसमें फोगी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फोगी मीन्स के ऐसी चीज़ जिसमें कोई अभाम हो, जो क्लियर ना हो। जो क्लियर नहीं है तो साफ ज़रा है कि वहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगाएगा, या उसको सॉल्व करने के लिए, एरर हैंडलिंग करने के लिए वहाँ मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्ड होगा, यानी कोई चीज़ कम नहीं होगी। डिटेल के ही मतलब में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होगी। इस ज़्यादा नहीं होने की जो बात की है उसने स्टेप बाय स्टेप से कवर कर दी है, क्योंकि डिटेल्ड में का मतलब ये है कि कोई चीज़ कम नहीं होगी, और ज़्यादा ना होने की, यानी ऊपर वाली बाउंड्री को इसने स्टेप बाय स्टेप से कंट्रोल कर लिया है। मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ज़रिए अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर आपके पास डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी हुई हैं, मेथड दिए हुए हैं, तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। अब एल्गोरिदम की थोड़ी सी और डेफिनेशन वाजे करने के लिए, ये जो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, किताब उसको फिर कैसे लिख रही है। एन एल्गोरिदम इज़ ए सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस, यानी जहाँ डिटेल्ड आया था, ये ना हो कि डिटेल देते देते आप अनएम्बिगुअस यानी फोगी, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि मल फंक्शनिंग करती हों वो ना हों। तो सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, अब वो स्टेप बाय स्टेप को कन्वर्ट किया है लफ्ज़ सीक्वेंस के साथ। स्टेप स्टेप से भी पता चलता है कि एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरी शुरू होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ ख़त्म होगी दूसरी शुरू होगी, वो पहले आप आखिरी चीज़ शुरू कर दें और फिर पहली, और ये नहीं, बल्कि सीक्वेंस है कि पहले जिसको सॉल्व होना है वो उसका भी आपको पता हो, किसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन अगर होगी और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी वो भी आपको पता हो। तो ये और तीसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ आई हुई है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम।
यानी अगर किसी डेफिनेशन एल्गोरिदम की डेफिनेशन के अंदर आप ये नहीं लिखते कि फाइनाइट इन अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो एल्गोरिदम नहीं कहलाएगा। यानी जो भी कोई एल्गोरिदम होगा वो एक अनएम्बिगुअस सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होंगी, और वो भी फाइनाइट टाइम के अंदर। अब इस डेफिनेशन को ब्लॉक डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ। एन एल्गोरिदम इज़ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर का मतलब यह है कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से जो चीज़ कंप्यूटेबल है, लेट से क्या आपने इंटीजर की मेमोरी लेनी है, तो उसके लिए आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर इंट और डबल num1, यानी num1 की आपने डबल टाइप की मेमोरी लेनी है, प्रोटोटाइप भी आपको पता है, साइज़ भी आपको पता है। ये सारी बातें ये डिफाइंड कंप्यूटेशनल के अंदर आ जाती हैं। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यूज़ आर सेट ऑफ वैल्यूज़ एज इनपुट एंड प्रोड्यूस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आउटपुट। अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का जिक्र भी आ गया, पहले वहाँ नहीं था। वहाँ लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप मेथड थे या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, ये नहीं पता चल रहा था कि इनपुट भी है या आउटपुट भी है। तो साफ ज़रा है कि जो एल्गोरिदम है वो वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो कि इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। More generally, an algorithm is very well defined computational procedure that takes collection of elements as input। जो इनपुट हैं वो आप एक एल्गोरिदम को देते हैं और फिर उस इनपुट में आपके पास इमेजेस भी हो सकती हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे सम का फंक्शन आप लिखते थे सी लैंग्वेज में, उसमें इनपुट करते थे num1 और num2। ये जो num1 है num2 है, ये क्या है, ये इनपुट है। और साथ आप ऑपरेशन भी देते थे, यानी आपने कैलकुलेटर बनाया हुआ है तो ऑपरेशन आप बताते थे कि मैंने प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या थे, ऑपरेशंस थे। तो इनपुट्स भी आ गई, ऑपरेशंस भी आ गए, और इसको एल्गोरिदम लेगा, इसको प्रोसेस करेगा और आपको जो रिज़ल्ट देगा वो आउटपुट होगी। नेक्स्ट हम आप लोग सुन रहे हैं ना? उस्मान, हाँ जी, आप बैठे हुए ना, ये ना हो कि चला के आप मज़े से घर हो। जी जी।